हेलो स्टूडेंट, हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट एक थ्योरम बनती है। उसी थ्योरम से सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारे के सारे आपके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको 1.1, 1.2 कराई है, वो भी आपको अच्छे से देखना है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और इस एक्सरसाइज की सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट थ्योरम बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यानी कि जो थ्योरम है आपकी वो यह कहती है कि गिवन दैट p इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, कि p जो है आपका एक प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, और जो आपका a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो बताओ, सो दैट p आल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, इस थ्योरम ने ये बताया है यदि p आपके पास में कोई नंबर है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए और वो a स्क्वायर को यदि डिवाइड करता है और जो आपका a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यह बताना है आपको कि जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यदि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं वो ये है, यदि आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है, मान लीजिए वो 8 नंबर है, जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो इसको कैसे करोगे, हम इसी नंबर को 2 बार लिखते हैं। ठीक है, इसी नंबर को हम 2 बार लिखते हैं और बीच में हम मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं। तो कितना आ गया, 64। मैं फिर से आपको बताऊं कि यदि हमें 9 का स्क्वायर करना है तो इसी नंबर को 2 बार लिखना होता है और बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगाना होता है। इसी तरीके से यदि आपके पास में कोई a पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको यदि इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे, a इंटू ए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊं इस थ्योरम के बारे में। एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यदि कोई नंबर, मान लीजिए जो आपका थ्योरम में प्रूव करना है p डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। यदि जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मान लीजिए मैंने इसको एग्जांपल से समझाऊं, 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर। ठीक है, यदि मैंने आपको एग्जांपल दिया 3 जो है वो डिवाइड करते हैं 9 के स्क्वायर को, तो 9 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 3 जा 9, कितना आ गया 27। यानी कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था 9 स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार लिखना। यदि वह ये कहता है कि जो 3 है वो डिवाइड करता है 9 स्क्वायर को, यानी कि वो कंप्लीट डिवाइड करेगा, यानी कि वो कंप्लीट डिवाइड करेगा, उसका मतलब ये होगा कि जो 3 है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बना होगा जब भी वो उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि मैं आपको बता दूं दूसरा एग्जांपल कि जो 4 है वो डिवाइड करता है 8 स्क्वायर को, यदि जो 4 है वो डिवाइड करता है 8 स्क्वायर को, 8 का मतलब क्या है, 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर का मतलब होगा वो 8 इंटू 8 होगा डिवाइड बाई 4, तो 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो यही इसका मतलब है कि p डिवाइड a स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी कि जो a स्क्वायर है उसके अंदर कहीं ना कहीं p के फैक्टर्स जरूर होंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं p के फैक्टर्स जरूर होंगे, जब भी वो है जो p है
ए स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड करेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिए, एक और अच्छे से एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए। तो जो एग्जांपल है वो ये है कि 6 डिवाइड 12 स्क्वायर, ठीक है। जो 6 है वो 12 स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 12 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 12 को 2 बार लिखना है, बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 6। 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि जो 6 है वो 12 के स्क्वायर को भाग करता है तो 12 के अंदर कहीं ना कहीं 6 जरूर बना होगा। 12 के अंदर 12 के अंदर कहीं ना कहीं 6 जरूर बना होगा, जब भी वो उसको कंप्लीट डिवाइड करता है। अब आप इसका प्रूफ देखना। प्रूफ आपको यह बताता है, आपकी जो थ्योरम पहले मैंने आपको पढ़ाई थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो यहाँ पर काम आएगी कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक A can be written uniquely as a product of prime number, ठीक है। कैसे? तो अब जो A के फैक्टर्स होंगे वो P1, मान लीजिए P2, P3 और ये आगे तक जाएंगे, मान लीजिए Pi, Pn, ठीक है। इस तरीके से इसके हमने A के फैक्टर्स मान लिए। जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि जो 9 है, 9 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और यदि इसको 3 डिवाइड करेगा तो 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 27। इसी तरीके से मैं आपको ये बताऊंगा, ये हमें लैंग्वेज के तौर पर लिखना होता है प्रूफ में, ये आपका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ये आपकी थ्योरम इम्पोर्टेंट बन जाती है। मैंने क्या बताया कि जो 9 है, 9 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा 3। मैंने क्या बताया कि जो 9 का स्क्वायर है उसको डिवाइड करेगा 3। तो मैंने ये बताया कि 9 के स्क्वायर में कहीं ना कहीं 3 के फैक्टर्स जरूर होंगे। आई रिपीट, ए स्क्वायर में कहीं ना कहीं पी के फैक्टर्स जरूर होंगे। ए स्क्वायर में कहीं ना कहीं पी के फैक्टर्स जरूर होंगे, तभी वो उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। वो कैसे? जैसे कि 9 इंटू 9 लिखते हैं हम इसको अपॉन 3, तो 9 इंटू 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना, 3। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका स्क्वायर वाली टर्म होती है उसमें कहीं ना कहीं नीचे वाले के फैक्टर्स कंप्लीट फैक्टर्स होंगे, तभी वो उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो अब हम अपनी थ्योरम पर आते हैं, वही मैंने ये लैंग्वेज के रूप में बताया। तो जो ए स्क्वायर होगा वो कैसे लिखेंगे हम, इसी टर्म को, ठीक है, इसी टर्म को हम 2 बार लिख देंगे, रिपीट कर देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी डिजिट को या उसी टर्म को 2 बार लिख के बीच में मल्टीप्लाई का निशान। तो P1 डॉट P2 P3 Pi और आपका Pn, इसको 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई का निशान P1 P2 P3 Pi और Pn। तो यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से समझाया एग्जाम्पल की मदद से। हमने यहाँ से क्या बात चुराई, जब आपका ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो जाएगा तो पी का कोई ना कोई फैक्टर, पी का कोई ना कोई फैक्टर इसके अंदर जरूर होगा। वो P1 भी हो सकता है, वो P2 भी हो सकता है, वो P3 भी हो सकता है, वो Pi भी हो सकता है, वो Pn भी हो सकता है। और वे नंबर तो आपके रिपीट है, यानी इन्हीं नंबर्स को हमने वहाँ भी एज इट इज लिख लिया है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, तो मैंने अभी आपको क्या समझाने की कोशिश करी, सिंस ए स्क्वायर है, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स एज ओनली P1 P2 P3 Pi और Pn, ठीक है।
तो मैंने आपको क्या बताया कि जो इस ए स्क्वायर है उसके प्राइम फैक्टर्स केवल यही होंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स केवल यही होंगे। देयरफॉर जो P है, यानी कि जो P है, P मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ देम। मैंने क्या बताया कि जो ए स्क्वायर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं आप यूनिकली भी कह सकते हो। ए स्क्वायर है यूनिकली प्राइम फैक्टर्स एज ओनली P1, P2, P3, Pi और Pn। तो जो आपका P है वो उनमें से ही एक होगा। तो हमने मान लिया लेट P1 इजकल्स टू P, ये हम ये भी मान सकते हैं P2 इजकल्स टू P या P3 इजकल्स टू P। जो कुछ आपको मानना है वो आप मान लेना। तो आपने क्या देखा कि जो सिंस P1 इज द फैक्टर ऑफ A, तो देयरफॉर P1 डिवाइड्स A। तो जो P1 है वो डिवाइड्स करेगा A, और हमने P1 को क्या माना है, P। तो इससे आपका क्या प्रूफ होता है कि P डिवाइड्स A। इससे आपका क्या प्रूफ होगा कि जो P है वो डिवाइड करेगा A को भी। हमने क्या माना था कि जो P है वो डिवाइड करता है A स्क्वायर को, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा। इसी थ्योरम में आपको यही बताना था कि यदि P कोई प्राइम नंबर है और वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमने इस थ्योरम में प्रूफ कर दिया। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, तो ध्यान से देखना। तो आपका जो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा वो यह होगा, केवल दो तरीके के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि प्रूव करो √2 इज अ इरेशनल नंबर, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। दोनों एक ही बात है, या तो आप इसको इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाओ, या आपको ये बताना है कि ये नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपके वे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है हम मान कर चलते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है और बाद में हम यह प्रूव कर देंगे। ठीक है, जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो हमें आगे चलकर यह पता लगेगा कि आपकी रेशनल वाली कंडीशंस फॉलो नहीं करता, तो हम वहां से क्या बताएंगे कि हम गलत थे, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो आपका √2 क्या प्रूफ हो जाएगा, इरेशनल नंबर। आपका √2 क्या प्रूफ हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और आपका √2 ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। कहने में दोनों बातें सेम है और रिजल्ट भी सेम देगी। ठीक है, तो जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो वो इस तरीके से होगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूफ करना है। तो जब हम प्रूफ करेंगे, माना कि लेट सपोज √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि हम इसका उल्टा लेकर चलते हैं, और जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ये कंडीशन मिलेगी कि आपकी जो √2 है वो रेशनल को फॉलो नहीं करता, रेशनल की कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो हम वहां से कह सकते हैं कि √2 आपका एक रेशनल नंबर नहीं है, √2 आपका एक इरेशनल नंबर है। तो हमने सपोज किया कि √2 एक रेशनल नंबर है। यदि √2 आपका रेशनल नंबर है तो देयरफॉर यदि आपका √2 एक रेशनल नंबर है
तो यह जो आपका रेशनल नंबर होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि जो ये आपकी P/Q की फॉर्म होगी, सबसे पहली बात Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, P आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, P इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जो P और Q है, जो आपके P और Q है, ये आपके सिंपलेस्ट, ठीक है, फॉर्म में होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब है यानी कि 2/3, यानी कि इनका जो फैक्टर्स होगा वो केवल 8 होगा, इसका और अदर कोई फैक्टर नहीं होगा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि 6/2, इस तरीके से हम नहीं कह सकते। केवल 1 इसका यहाँ पर जो P/Q होता है, जो आपका P/Q होता है उसका केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर होगा, उसके अलावा इसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बात बताई वो याद रखनी है। क्या याद रखना है कि जो P और Q है हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, कि जो P और Q है केवल और केवल इनका 1 कॉमन फैक्टर होता है। 1 तो सभी का होता है, केवल यही समझना कि P और Q अब और डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आपको 3 बातें याद रखनी है कि Q जो है 0 नहीं होगा, P आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जो P और Q है उसमें केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर होगा, उसके अलावा और कोई ना कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, P/Q, ये आपको तीनों बात याद रखनी है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा? 2 = P²/Q²। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? P² = 2Q²। हमने क्या लिखा? P² = 2Q²। एक बात बताना, आपको एक बात बताना कि यदि हमारे पास में कोई नंबर इस तरीके से लिखा है 4 = 2 × 2, तो इक्वल्स टू का निशान क्या होता है? इक्वल्स टू का निशान ये बताता है आपको कि जो आपकी LHS है ये, और जो आपकी RHS है ये, दोनों एक होगी, दोनों इक्वल होगी। आप ये नहीं लिख सकते 6 = 3, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 6 बराबर 3 नहीं होता, तो आप ये नहीं लिख सकते। इसी तरीके से आप P² 2Q² लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि P हमें नहीं पता, Q हमें नहीं पता। क्या पता? P आपका √2 हो और Q आपका 1 हो, तब भी ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे? यदि P का स्क्वायर करेंगे तो 2 और Q का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 2 = 2। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, यदि =2 का निशान है बीच में, तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म के बराबर होगी। यानी कि जब ये दोनों बराबर होंगी तो ये जो नंबर है वो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। ठीक है, ये जो नंबर है इधर वाला नंबर वो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, या आप ये कह सकते हो कि ये वाला नंबर इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा। LHS RHS को कंप्लीट डिवाइड करेगी और RHS LHS को कंप्लीट डिवाइड करेगी। तो जो आपका कंसेप्ट यहाँ से आता है वो आपका ये आता है कि जो आपका P² = 2Q² है, यहाँ से जो 2 है, यहाँ से जो 2 है वो P² को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा वो मैंने आपको बता दिया। हेंस टू डिवाइड P²। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया एग्जांपल से कि जो 2 है, कि जो ये वाली टर्म है, कि जो ये वाली टर्म है, यानी कि जो आपका 2 है वो P² को डिवाइड करेगा। ये इससे पहले आप ये भी लिख सकते हो कि 2 =
फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो कि 2 जो है आपका एक फैक्टर है पी स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है। ऐसा हमने क्यों बोला कि जो ये दोनों टर्म्स है आपकी ये आपस में इक्वल है, तो ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करेगा और ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पर ये मान लिया कि जो 2 है वो डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को। ठीक है, आपका जो 2 है वो एक फैक्टर है पी स्क्वायर का, तो हमने इससे क्या बताया कि जो 2 है वो डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को। और जो हमने आपकी थ्योरम पढ़ाई मैंने, वो ये कहती है यदि कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उसको सिंगल पावर में भी डिवाइड करेगा। सिंगल पावर कहने का मतलब है वो p को भी डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड्स p, 2 जो है आपका वो p को भी डिवाइड करेगा। जो 2 है आपका वो p को भी डिवाइड करेगा। अब आपका एक सबसे पहले और जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि हम इसको आगे कैसे लिखेंगे। जो 2 है वो डिवाइड करता है p को। ठीक है, जो 2 है वो डिवाइड करता है p को, इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो आपकी LHS है और ये जो आपकी RHS है, LHS RHS को डिवाइड करेगी और RHS LHS को डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये है। तो जो 2 डिवाइड करता है p को, यहाँ पर देखना कि जो 2 डिवाइड करते हैं p को, तो हमने मान लिया कि p इक्वल्स टू 2 होगा, p इक्वल्स टू 2 होगा। और हम एक टर्म यहाँ पर मानते हैं, मान लीजिए वो n टाइम्स करेगा, मान लीजिए वो n टाइम्स करेगा। हमने यह भी मान लिया कि वो जो आपका यहाँ पर q स्क्वायर था, यानी कि जो 2 था वो तो q स्क्वायर के मल्टीपल में p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ध्यान से देखना कि जो आपका p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर था, यानी कि जो 2 था यहाँ पर वो q स्क्वायर के मल्टीपल में p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और जब आप सिंगल डिवाइड करोगे, इसकी सिंगल पावर डिवाइड करोगे, थ्योरम जो हमें बताती है वो हमने मान लिया कि n टाइम्स के मल्टीपल में वो p को डिवाइड करेगा। आई रिपीट, मैंने आपको ये बताया, केवल आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझाना है, फिर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैंने ये बताया यदि जो p स्क्वायर है वो 2q स्क्वायर है और p इक्वल्स टू 2n मैंने लिख दिया। ये आपका इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ से ये कैसे आया? जो p स्क्वायर है वो 2q स्क्वायर है। मैंने ये बताया कि LHS RHS को कंप्लीट डिवाइड करेगी, इधर वाला इधर वाले को डिवाइड करेगा, ये वाला इसको डिवाइड करेगा। जब जो आपका 2 है वो q स्क्वायर के मल्टीपल में p स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हमने ये मान लिया कि जो आपका 2 है, ये जो आपका 2 है वो p को n टाइम्स के मल्टीपल में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये स्टेप आपको अच्छे से देखना था। p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, ये आपका स्टेप आ गया था। अब इसका फिर से स्क्वायर करना है जैसे पहले किया था। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 4n स्क्वायर, p स्क्वायर जो आपका 4n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मानना, इसको इक्वेशन 2 मानना। तो यहाँ पर भी p स्क्वायर है, यहाँ पर भी p स्क्वायर है, दोनों को इक्वेट करेंगे। q स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर और p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो 2 है वो इसका भी फैक्टर है, और यहाँ से हमने क्या पता लगाया कि जो 2 है वो q स्क्वायर का भी फैक्टर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमने क्या पाया कि 2 आपका एक कॉमन फैक्टर बनता है जो p को भी डिवाइड करेगा और जो आपका q को भी डिवाइड करेगा, जो आपका p को भी डिवाइड करेगा, इसी तरीके से आपका q को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए q इक्वल्स टू 2m। ठीक है, जब कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसकी सिंगल पावर को भी डिवाइड करता है, वो मैंने आपको थ्योरम में समझाया।
तो यहाँ से हमने P इक्वल्स टू 2n और Q इक्वल्स टू 2m, यहाँ से क्या देखा, यहाँ से हमने क्या देखा कि जो P है उसका कॉमन फैक्टर 2 भी है और जो Q है उसका भी कॉमन फैक्टर 2 है। तो हमने सबसे पहले जो स्टेप में ये बताया था, तो मैंने आपको जो सबसे पहले स्टेप में ये बताया था कि P और Q का 1 को छोड़कर और कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर तो आपका 2 बन गया, यहाँ पर तो आपका 2 बन गया। तो हम कह सकते हैं आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमारा सपोजिशन है वो रॉन्ग था। तो √2 जो है हेंस √2 इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने इसका सही तरीके से सॉल्यूशन ना करा के इसको एग्जांपल से समझा के आपको समझाया है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन होगा मैं उसका सॉल्यूशन उतारूंगा, तो उस सॉल्यूशन को आपको अच्छे से देखना है। इसमें केवल मैंने किस स्टेप से क्या स्टेप बना, कौन से स्टेप से कौन स्टेप बना, कहाँ पर क्या थ्योरम आई, वो मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल से समझाया। तो जो आपका नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा उसमें मैंने आपको सॉल्यूशन ही बताना है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यह है कि प्रूफ दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, या √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो इस सवाल में आपका जो सॉल्यूशन होगा, जो पिछला एग्जाम्पल था आपका वो भी एनसीईआरटी का था, और मैं सारे के सारे आपका एग्जाम्पल या क्वेश्चन सारे के सारे एनसीईआरटी ही कराता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज √3 इज अ रेशनल नंबर। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, वो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बता दिया कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। इस सवाल में, इस सॉल्यूशन में हम यही करेंगे कि इसको हम एग्जांपल में कैसे करेंगे। तो जब आपका √3 एक रेशनल नंबर है तो √3 कैन बी रिटन एज P/Q की फॉर्म में, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0, P इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, P आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। और तीसरी, P/Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आपको 3 चीज लिखनी है इसमें। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3 इक्वल्स टू P² / Q का स्क्वायर, तो 3Q² इक्वल्स टू P², तो P² इक्वल्स टू 3Q²। तो हमने क्या देखा कि 3 जो है आपका एक फैक्टर है आपका Q² का, हैंस इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कंक्लूड दैट 3 is a factor of P², hence 3 divides P², कि जो 3 है वो P² को डिवाइड करेगा। फ्रॉम थ्योरम, यानी कि जो आपकी थ्योरम थी 3 है, यदि P² को डिवाइड करेगा तो जो 3 है वो डिवाइड करेगा P को भी। ठीक है, जो आपका 3 है वो P को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए कि जो P है वो 3n टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी कि n टाइम्स बार 3 जो है उस P नंबर को, उस P जो नंबर को, ठीक है,
उस p नंबर को डिवाइड कर देगा, उस p नंबर को डिवाइड कर देगा। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। ये स्टेप कैसे आया वो मैंने पिछले एग्जांपल में बड़े आसान तरीके से और काफ़ी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर जब 9 होगा, 9 स्क्वायर, यहाँ पर भी पी स्क्वायर 3 की स्क्वायर है, यहाँ पर भी पी स्क्वायर 9n स्क्वायर है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेना। इक्वेशन कितनी भी बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकायदा आपको सही से बताना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड। ये नहीं लिखना कि बात चल रही है इक्वेशन फर्स्ट की, आपने लिख दिया इक्वेशन सेकंड, वो आपका गलत हो जाएगा, उसमें आपका नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर तो 3 की स्क्वायर, यहाँ पर तो आपको 3 की स्क्वायर इक्वल्स टू 9n स्क्वायर, 3 से जब ये कटेगा तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3n स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यदि 3 जो है, सिंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, तो फ्रॉम थ्योरम, यानी कि जो थ्योरम थी आपकी, थ्योरम भी आपको साइड में लिख देनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। फ्रॉम थ्योरम 3 आल्सो डिवाइड्स, 3 आल्सो डिवाइड्स क्यू। मान लीजिए कि m टाइम्स उसको हमने माना कि वो जो है m टाइम्स उसको डिवाइड कर देगा q को 3। तो इक्वेशन 2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4, इक्वेशन 4, p इक्वल्स टू 3n, q इक्वल्स टू 3m। तो हमने क्या देखा कि p जो है, p के अंदर 3 है, q के अंदर भी 3 है, यानी कि 3 इसका भी फैक्टर है और q का भी आपका फैक्टर है, यानी कि 3 आपका जो नंबर है वो p का भी फैक्टर है और वो आपका q का भी फैक्टर है। और हमने क्या सपोज किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में मैंने ये बताया था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एक नंबर को छोड़ के, एक नंबर को छोड़ के यहाँ पर क्या आ गया, यानी कि 3 आपका आ गया कि 3 भी आपका p और q में शामिल है, p और q का कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग है। तो √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये आपको लास्ट में लिखना है कि √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, √3 इज अ रेशनल नंबर। तो ये सारा का सारा आपका जो है ये इस तरीके से आपको एग्जांपल में लिखना है। तो ये जो है आपका सारा का सारा ये आपका सॉल्यूशन है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने फ्रॉम थ्योरम है, इसमें आपको थ्योरम के बारे में बता देना है कि इफ, यहाँ पर जब हमने p और q माना, यहाँ पर कुछ और नंबर मान लेना, इफ m डिवाइड n स्क्वायर, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं, तो m आल्सो डिवाइड n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर और m जो है आपका प्राइम नंबर। ये आपको लिख देना है साइड में, या फिर जहाँ पर आप थ्योरम लिखोगे वो वहाँ पर ये सारे का सारा स्टेटमेंट लिख देना है और उसको हाईलाइट कर देना। इस तरीके से आपको ये जो है आपका ये सॉल्यूशन है। तो यदि मैं आपको एक और सॉल्यूशन कराऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, या √5
इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यदि आपका √5 एक रेशनल नंबर है तो ये जो है आपकी P/Q की फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। Q आपका 0 नहीं होगा। P/Q हैव कॉमन फैक्टर ओनली 1। ठीक है, और जो आपका कौन सा P है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये आपको तीनों बात याद रखनी है। स्क्वायरिंग करेंगे जब हम तो 5 = P²/Q², P² = 5Q²। तो जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनती है, आपने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि जो 5 है वो Q² के मल्टीपल में P² को डिवाइड करेगा। तो हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो P है वो n टाइम्स के मल्टीपल में 5 जो है उसको डिवाइड कर देगा, यानी कि P डिवाइड्स हो जाएगा n टाइम्स के मल्टीपल में। ठीक है, 5 के द्वारा। यहाँ से ये आपको कंक्लूड करना है। अब ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए आप। अब जब इसका स्क्वायर करोगे आप P² = 25n², P² = 25n²। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लेना। इसको जो है आप इक्वेशन थर्ड मान लेना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड आपने क्या देखा कि 5Q² = 25n², 5 टाइम्स जाएगा, Q² = 5n²। यहाँ से आपने क्या देखा कि जो आपकी थ्योरम है, यदि 5 जो है n² के मल्टीपल में Q² को डिवाइड करता है तो जो Q की सिंगल पावर होगी वो किसी भी मल्टीपल में आप f मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो, वो Q को डिवाइड कर देगा। ये हमने खुद से नहीं बताया, ये हमारी थ्योरम कहती है और मैंने आपको थ्योरम में प्रूफ करके भी दिखाया एग्जाम्पल से। ठीक है, यानी कि आप इसको इक्वेशन 4 मान लेना। इक्वेशन आपको 4 मान लेना। तो इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4 P = 5n एंड Q = 5m। तो आपको यहाँ से क्या मिला कि जो आपका 5 है वो P का भी फैक्टर है, जो आपका 5 है वो Q का भी फैक्टर है। और हमने शुरू में क्या सपोज किया था कि आपका ये एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में 1 को छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि P और Q के अंदर 5 भी एक कॉमन फैक्टर है, जो हमारे इस सपोजिशन को रॉन्ग ठहराता है। तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा जो सपोजिशन है वो गलत है। तो जो √5 है इज अ इरेशनल नंबर, कि जो आपका √5 है आपको इरेशनल नंबर बताना है, या फिर कि जो √5 है इज नॉट अ रेशनल नंबर। इस तरीके से आपको मैंने 3 एग्जांपल बताए फर्स्ट टाइप के। ठीक है, फर्स्ट टाइप के आपके 3 एग्जांपल मैंने कराए अच्छे से पहला जो मैंने एग्जांपल था वो बहुत अच्छे से कराया, एक एक स्टेप आपको समझाया। ठीक है, उसमें मैंने सॉल्यूशन नहीं बताया कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जो एग्जांपल मैंने 2 दिया और 3 दिया उसमें मैंने आपको सॉल्यूशन बताया और थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझाया भी। ठीक है, तो जो आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा इसी वीडियो में, तो ध्यान से देखना है उनको भी, आपको उन्हें भी ध्यान से देखना है वो किस तरीके से होंगे। बस केवल 2 ही तरीके के इसमें इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस दिए हैं और आपके जो पेपर में हैं वो भी इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, इसके अलावा
और कोई भी आपको टाइप देखने को नहीं मिलेगा एक्सरसाइज 1.3 का अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो। अब मैं इसी कंसेप्ट से रिलेटेड दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके वो मैं आपको कराऊंगा, यानी कि टाइप सेकंड और क्वेश्चन फर्स्ट। जो सबसे पहला एग्जांपल दिया है इसमें एनसीईआरटी का, यानी कि प्रूव करो 5 + 3√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, या 5 + 3√5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये सभी आपको प्रूव करने हैं, ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है। ये तो आप इरेशनल नंबर प्रूव करो, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, दोनों सेम ही बात है कहने में भी और रिजल्ट भी सेम देगा। तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो भी जो टाइप फर्स्ट में मैंने आपको कराया था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, इसी तरीके से होगा। लेट सपोज हमें इसको रेशनल नंबर मान के चलना है, और जब ये रेशनल नंबर की कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो सपोजिशन है जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। वो बाद की बात है, पहले हमें इसको प्रूफ करके दिखाना होगा कि जो आपका 5 + 3√5 है वो एक रेशनल नंबर है। ये आपको लेकर चलना है, सपोज करके चलना है। तो जब इसको 5 + 3√5 P/Q की फॉर्म में लिखोगे तो वही कंडीशन यहाँ पर भी लिखनी है कि P इज अ पॉजिटिव इंटीजर, Q नॉट इक्वल्स टू 0, और जो P/Q है हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। अब जो है क्या करना है आपको, P/Q ये उधर ले जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा 3√5। जब हम 3 को इधर लाएंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, कैसे बनेगा, √5 = 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे P/Q - 5। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसमें तो मैं आपको समझाऊंगा, दूसरे में आपको इसको अच्छे से सॉल्यूशन बताऊंगा। √5 = 1/3 P/Q - 5। इसको जब सोल्व करोगे P - 5Q/Q, ठीक है, इस तरीके से P - 5Q/3Q, यानी कि √5 और P - 5Q/3Q। ये आपका एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, इससे आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, और ये अब आपका क्वेश्चन जो है आपका सोल्व हो गया। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर किसी भी प्राइम नंबर का, किसी भी पॉजिटिव प्राइम नंबर का रूट करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये तो मैंने आपको कई बार बता चुका मैं आपको कि √5 आपका एक इरेशनल नंबर होगा, और ये आपका एक रेशनल नंबर होगा, वो मैं आपको बताऊंगा ये क्यों आपका एक रेशनल नंबर होगा। यानी कि आपने देखा होगा P/Q तो आपका रेशनल नंबर था जो हमने सपोज किया, ये भी आपका रेशनल नंबर है। ये कैसे आपका रेशनल नंबर होगा और क्यों होगा वो मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। अब आप इससे आगे देखना, मैंने आपको ये बताया था आप 5 = 5 तो लिख सकते हो क्योंकि 5 = 5 के बराबर होता है, लेकिन आप यहाँ देखना कि जो आपका रेशनल नंबर है और जो आपके इरेशनल नंबर है वे कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, √5 आपका एक इरेशनल नंबर है और 5 आपका एक रेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू 5 होती है, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है। यानी कि ये आपस में बराबर तो नहीं हुए ना, तो आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हो कि आपका जो रेशनल नंबर है और जो आपका इरेशनल नंबर है वो आपस में बराबर नहीं होंगे। तो जो आपका जो सपोजिशन था
जो आपका सपोजिशन था वो रोंग है, यानी कि 5 + 3√5 एक रेशनल नंबर नहीं होगा, वो आपका एक इरेशनल नंबर होगा। ये तो रहा आपका सॉल्यूशन। अब मैं इसकी बात करूं कि 5 माइनस यानी कि p - 5q/3q एक रेशनल नंबर ही क्यों होगा। मान लीजिए p आपका 25 है और q आपका 3 है। p आपने 25 मान लिया, q आपने 3 मान लिया, क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है केवल 1 ही होगा, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे 25 - 3 × 5 = 15/3 3 × 9, 25 में से 15 जाएंगे, कितना बचेगा 10, ये आपका आएगा 9। ठीक है, ये आपका 9 आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि जो इनके p जो है आपका 10 आया, फिर से जो रेशनल नंबर है ये 10 आया, ये 9 आया, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 के अलावा इसका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये भी आपका एक रेशनल नंबर होगा। यदि आपको आगे भी सोल्व करना है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.111 इस तरीके से आपका ये देगा। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स भी मैंने आपको रेशनल नंबर बताए। ठीक है, तो यहाँ का ये कंसेप्ट था कि जो ये वैल्यू देगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, कि जो ये वैल्यू देगा वो भी एक रेशनल नंबर देगा। अब आपको क्वेश्चन सेकंड कराते हैं, उसमें ये बताया कि प्रूव करो 5 - 2√3 इज अ इरेशनल नंबर या 5 - 2√3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो मैं इसमें आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम में करना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हो गया। लेट सपोज 5 - 2√3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो 5 - 2√3 is of the form p/q, where p is a positive integer, q not equals to 0, p and q are co-prime। ठीक है, या तो ये लिख लीजिए कि co-prime, या ये लिख लेना कि have no common factor other than 1। तो p/q minus p/q -5 इज इक्वल्स टू माइनस के 2√3 माइनस के 2√3। अब क्या करना है आपको, -2 जब आप इधर लाओगे, -2 जब आप इधर लाओगे तो क्या बनेगा, p/q -5 इज इक्वल्स टू √3, ये बनेगा आपका। अब आप क्या करोगे, जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो p - 5q/q -1/2 इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, -p + 5q/2q इज इक्वल्स टू √3। मैंने आपको पिछले एग्जांपल में अच्छे से बताया कि ये आपका रेशनल देगा, ये आपका इरेशनल देगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले एग्जांपल में सही से बताया कि जो ये है आपका, ये तो आपका रेशनल नंबर देगा, ये आपका इरेशनल नंबर देगा। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, वो भी मैंने बताया आपको। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस 5 - 2√3 इज अ इरेशनल नंबर, या 5 - 2√3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। अगर मैं आपको तीसरा बताऊं, तो आपका जो तीसरा एग्जाम्पल होगा वो ये है 5 - √3। सिंपल से ये आपके ये क्वेश्चन, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। यही क्वेश्चन होगा कि प्रूव करो कि 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर या इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो हमें इसमें
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रखना है। क्या करोगे, पी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। तो p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, q नॉट इक्वल्स टू 0, p अपॉन q आपका कोप्राइम्स, ठीक है। तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू -5 इज इक्वल्स टू माइनस के रूट 3, ठीक है। पी अपॉन क्यू माइनस के 5 इज इक्वल्स टू माइनस के रूट 3। ये आपका 5 p माइनस 5 क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू माइनस के रूट 3। ये आपका एक इरेशनल नंबर देगा, ये आपका एक रेशनल नंबर देगा। तो आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो आपने ये समझा कि जो हमने सपोजिशन लिया था कि हमारा एक ये रेशनल नंबर होगा, वो रेशनल नंबर नहीं है, वो आपका एक इरेशनल नंबर है। तो आप ये देखना, ये लिखना नीचे कि अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस 5 माइनस रूट 3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो आपको यही अप्रोच लगाना है जो मैंने आपको समझाया। ये वीडियो आपको बार बार देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।